जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। कल के वीडियो में भी हम लोग पाचन तंत्र को देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे कि आहार नल कहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो आहार नल की जो लंबाई होती है, आहार नल की लंबाई कितना बताए थे? 10 मीटर। कितना होता है? 10 मीटर, या इसको बोलेंगे 10 मीटर, या लगभग लगभग कितना होता है? 32 फीट। आहार नल की जो लंबाई होती है लगभग कितना होता है? 32 फीट होता है, या 10 मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो आहार नल होती है, ठीक है, जो आहार नल होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आहार नल मुख से लेकर, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक चलती है। ये आहार नल मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक चलती है। और मुख गुहा में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसके बारे में भी देखे थे। जैसे इसमें बताया था आप लोग को कि किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो मुख गुहा में सबसे पहले जीभ आता है, तो जीभ के बारे में बता दिए थे। जीभ के बाद फिर इसके बाद आता है दांत। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? दांत। तो दांत के बारे में भी बता दिए थे। इसके बाद आया था लार ग्रंथि। कौन सा आया था? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को हम लोग ट्रिक से भी देख चुके थे। तो हम आप लोग को बताए थे कि जीभ जो होती है एक मासल्स रचना होती है। मासल्स का मतलब केवल मांस का बना हुआ रचना होती है। ठीक है, और जीभ जो होती है भोजन को उलटने पुलटने में काम करती है। या फिर जीभ जो होती है वह लार, जो हमारे मुंह में लार पाई जाती है, लार के साथ भोजन को साड़ने में मदद करती है। ये जीभ के ऊपर छोटे 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 बहुत छोटे छोटे कण उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। ये भी देख चुके थे। और आप लोग को ये भी बताए थे कि जीभ जो होती है वह मुख्यतः 4 प्रकार के स्वादों को ग्रहण करती है। जीभ की आकृति भी बता दिए थे। इसके बाद आते हैं हम लोग जीभ दांत पर। किस पर? दांत पर। तो आप लोग को बताए थे कि आकार के या कार्य के आधार पर, ठीक है, कार्य करने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर बताए थे कृंतक। कृंतक दांतों की संख्या कितनी थी? 8। कृंतक दांतों की संख्या कितनी थी? 8। 4 ऊपर और 4 नीचे। यह काटने का कार्य करती है। इसके बाद आप लोग को बताए थे भेदक। इसके बाद क्या बताए थे? भेदक। भेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। 2 नीचे और 2 ऊपर होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को बताए थे भेदक के बाद रदनक, यदि चवर्णक। क्या बताए थे? चवर्णक। इसके बाद आप लोग को क्या बताए थे? चवर्णक। और चवर्णक दांतों की जो संख्या होती है वो कितने बताए थे? 8। चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होते हैं। चवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है। इसके बाद आप लोग को बताए थे अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक जो होती है, अग्र चवर्णक की संख्या, अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है? देखिए, सबसे पहले बताए थे कृंतक। कृंतक दांतों की संख्या कितने बता दिए? 8। ठीक है, कृंतक दांतों की संख्या 8। ये किसका काम करता है? काटने का। फिर दूसरा नंबर पर बताए रदनक या फिर भेदक। रदनक या भेदक दोनों एक ही चीज होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद फिर आप लोग को बताया चवर्णक। ठीक है, इसके बाद क्या बताया? चवर्णक। चवर्णक जो दांत होते हैं, चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? चवर्णक। और एक होता है अग्र चवर्णक। ठीक है, तो चवर्णक जो दांत के होते हैं वह 12 होते हैं। 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं। और अग्र जो चवर्णक होते हैं, यानी कि चौथा जो होता है, ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हम लोग देखते हैं 8 8 16 4 20 12 32 हो गया। ठीक है, 20 12 कितना होता है? 32। यानी कि इस तरह के दांतों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि कौन कितने होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दांत किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम ज्यादा होता है। आप लोग को बताए थे कि दांत को मजबूती प्रदान करने के लिए एक इसके ऊपर एक पदार्थ का परत पाया जाता है, जिसका नाम बताइए क्या था? जो बहुत ही दांत को मजबूत बनाने में मदद करती है। तो दांत के ऊपरी परत पर एनामेल नामक पदार्थ पाई जाती है, जो दांत को मजबूती बनाने में मदद करती है। एनामेल को बताए थे कि यह हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। ये सारी चीजों को हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब इसमें आता है एक दंत क्षय। ये क्या कहता है? दंत क्षय। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंत क्षय है क्या। तो आप लोग याद रखिएगा दंत क्षय किसे कहते हैं। बस आसान से एकदम सिंपल थोड़ी सी लेक्चर आप लोग सुनिएगा कि दंत क्षय किसे। जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, शर्करा युक्त मतलब हल्का सा मिठास या किस तरह प्रकार के भोजन करते हैं, तो भोजन जब देखिएगा तो दांत जो होते हैं, ठीक है, वो दांत इस तरह के होते हैं। इस प्रकार के दांत होते हैं। जो अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं, मतलब अंदर जो दांत होते हैं, इस प्रकार के दांत होते हैं। और ये जो बीच में गड्ढे जैसे होती है, इसी गड्ढे में या फिर इधर मसूड़ों के बीच भोजन के कण सट जाते हैं। तो हम लोग बताएंगे जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो हमारी दांतों में फंसे भोजन के कण को,
फंसे भोजन के कण को बैक्टीरिया पाचित कर, जो मुंह में बैक्टीरिया पाई जाती है या जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, मुंह में पाए जाने वाले जीवाणु इसे पाचित कर यानी कि खाकर, जो फंसे हुए भोजन होता है ना उसी को खाता है, तो खाकर इसे अम्ल के रूप में बदल देते हैं। किसके रूप में बदलते हैं? अम्ल। जब खाएंगे तो किसके रूप में बदल देते हैं? अम्ल के रूप में बदल देते हैं। और ये अम्ल की मात्रा, ठीक है, इसी अम्ल के कारण तो एनामिल पदार्थ नष्ट होने लगता है। जो दांत के ऊपरी परत पर एनामिल पाया जाता है वो क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। और यही नष्ट होने के कारण दंत क्षय होती है। तो हम लोग स्पष्ट रूप से बता देंगे कि दांत के ऊपरी परत पर पाया जाने वाला एनामिल पदार्थों को नष्ट होने के कारण दंत भी क्षय होने लगती है, जिसे दंत क्षय कहा जाता है। ठीक है, दंत क्षय कहा जाता है। तो आप लोग को इतना बता दिए। अब इसमें आता है कि किसी किसी व्यक्ति का मुंह जो होता है बहुत दुर्गंध देता है। तो दुर्गंध कब देगा? जब मुंह के पीएच मान, ये भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुंह का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 5.5। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है तो मुंह क्या होने लगता है? बहुत ज्यादा दुर्गंध देने लगता है। और जब दुर्गंध देने लगती है तो इससे अनेकों प्रकार के जैसे पायरिया रोग भी संबंधित हो जाती है। और जब मुंह में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो मसूड़ों से खून भी चलने लगता है। तो इसे हम लोग ठीक करने के लिए, यानी कि हम लोग देखें कि बैक्टीरिया या जो जीवाणु थे मुंह में पाए जाने वाले, वो भोजन को कण को किस में बदल दिए? अम्लों में। तो अम्ल के कारण मेरा मुंह का जो था दुर्गंध खराब हो गया, या फिर बोले तो मसूड़ों से खून आने लगा। तो इसको ठीक करना होगा। ठीक है, जैसे खून आता है तो कैसे ठीक करेंगे? तो ठीक करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालेंगे? क्षार। तो क्षार को यानी कि क्या बोलेंगे? तो हम लोग जो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, किसको उपयोग करते हैं? टूथपेस्ट। ठीक है, टूथ जो पेस्ट का उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट। तो जो टूथपेस्ट होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि कोलगेट या टूथपेस्ट जो होती है वो मूलतः होता है, तो टूथपेस्ट या अथी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय। इसलिए देहात में कहा जाता है अक्सर अधिकांशतः, अगर आपके पास कोलगेट वोलगेट ना हो तो आप बबुल के या फिर नीम के दो से ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, उसमें भी क्षारीय होती है। नीम जो होता है, नीम का स्वाद कड़वा होता है, न कि खट्टा होता है, न तो मीठा होता है। वो क्या होता है? कड़वा। कड़वा होने का मतलब है कि वो उसके अंदर जो गुण होगा वो कैसा गुण होगा? क्षारीय गुण होगा। तो आप लोग सप्ताह में एक बार हम बोलेंगे, ठीक है, कि आप लोग भी सप्ताह में एक बार नीम के दो से मुंह ब्रश किया कीजिए। ठीक है, मुंह धोया कीजिए। तो इससे क्या होती है कि जब अम्ल की मात्रा बड़ी होती है तो इसमें हम लोग क्षार डाल देते हैं, और क्षार डालने के कारण ये जो मेरा मुंह जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन हो जाता है। कैसा होता है? उदासीन। और ये उदासीन हो जाने के कारण, ठीक है, यही उदासीन हो जाने के कारण मुंह दुर्गंध नहीं देता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मुंह दुर्गंध दे रहा हो तो स्पष्ट रूप से वो नीम के दोतन से ब्रश कर सकते हैं। नीम के दोतन से ब्रश कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आप हम लोग यहाँ तक देख लिए कि अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो मुंह दुर्गंध भी देते हैं। ठीक है, मुंह दुर्गंध देने लगती है। तो ये सब सारी चीज हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे लार ग्रंथि पर। तो लार ग्रंथि जब थे तो लार ग्रंथि में 3 पॉइंट्स ट्रिक से बताए थे कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सा था? तो बताए थे टीम, TEM। क्या ट्रिक बताए थे? टीम। तो इसमें देखिए 2 गो एंजाइम जो होते हैं। लार मूलतः क्या होता है? एंजाइम ही होता है। लार मूलतः क्या होती है? एंजाइम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को, वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है, अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा और याद करते चलिएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखते हैं इसके बाद हम लोग देखे थे टीम में। तो टी का मतलब बताए थे कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टी का मतलब क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है। और ई का मतलब होता है एमाइलेज। ई का मतलब क्या बताए थे? इमाइलेज। इमाइलेज, ठीक है, क्या बताया था? इमाइलेज। तो टाइलिन जो एंजाइम होती है, टाइलिन, ठीक है, तो भोजन में पाए जाने वाले, भोजन में जो हम लोग खाते हैं तो भोजन में पाए जाने वाले शर्करा, भोजन में पाए जाने वाले शर्करा, ठीक है, शर्करा, शर्करा को किस में बदल देती है? शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले शर्करा को किस में बदल दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी शर्करा ही होती है। तो हम लोग यहाँ अगर कार्बो शर्करा न लिखकर मंड लिख दे या स्टार्च लिख दे, ठीक है, मंड, क्या लिखते हैं? मंड या स्टार्च। तो याद रखिएगा कि टाइलिन जो एंजाइम होती है भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च या मंड को किस में बदल देती है? कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। तो यहीं पर सबसे फर्स्ट कंडीशन में देखे कि भोजन के जो कण थे यहीं पर टूट गए। अब भोजन के टूटने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन।
भोजन के अणुओं के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। यानी कि भोजन के जब अणु यहाँ टूट जाएगा तो भोजन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाएगी? मुख से। भोजन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाएगी? मुंह से प्रारंभ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भोजन के पचने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कहाँ से प्रारंभ हो जाएगी? मुंह से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। और ये जो टाइलिन होते हैं ये स्टार्च को बदल देते हैं। और इमाइलेज जो होता है, इमाइलेज मुंह में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया को मार देती है। इमाइलेज को कहीं कहीं लाइसोजाइम भी लिखता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो ये भी याद रखिएगा, लाइसोजाइम जो होती है एंजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कर देती है? नष्ट करती है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें हानिकारक भी कुछ पदार्थें होती है, बैक्टीरिया होते हैं। जैसे पानी पीते हैं तो हमेशा तो पानी को उबाल को पीते नहीं है, वो टंकी का पानी का उपयोग कर लेते तो ढेर दिन का टंकी का रहता है तो उसके तरह से उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो सब जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, जैसे टाइफाइड, अधिकांश हम लोग देखें गांव घर देहात में या शहरों में मुख्यतः रूप से ज्यादा टाइफाइड होती है। तो टाइफाइड होने का मुख्य कारण होता है दूषित जल। ठीक है, तो दूषित जल हम लोग को इसी तरह से जाता है। तो दूषित जल में मुख्यतः क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया को तो कौन मार देता है? लाइसोजाइम मार देता है। ठीक है, लाइसोजाइम ये कहाँ पाई जाती है? मुंह में। तो इतना तक हम लोग को समझ में आ गया था, देख लिए थे। अब इसके बाद आप लोग को हाथ डाल के बता दिए। अब देखिए भोजन के जो कण होते हैं यहाँ से अंदर की ओर जाता है और अंदर जाते जाते एक पदार्थ यहाँ पर जो पाया जाता है, एक ढक्कन जैसा पाई जाती है। देखिए इधर से जो आती है ये श्वास नली है। ये क्या लिखे हैं? श्वास नली। ठीक है, ये श्वास नली है। और ये जो होता है ये भोजन को, ये ग्रास नली है। ये क्या होती है? ग्रास नली। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग भोजन आता है तो कभी कभी देखे होंगे कि सड़क जाता है, खाते समय भोजन क्या होता है? सड़क जाता है। तो सड़कने के कारण जो भोजन के कण होते हैं, जैसे हम लोग चावल खाए तो जब सड़कता है तो चावल के जो कण होते हैं वो नाक पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो भोजन के जो कण जाना चाहिए था ऐसे, सड़कने के कारण भोजन का कण क्या हो जाता है? ऊपर की ओर चढ़ जाता है। और ऊपर की ओर जब चढ़ जाएगा तो कहाँ चले जाते हैं? नाक में चली जाती है, श्वास नली में आ जाती है। तो यह कब होती है? जब ये जो पदार्थ पाया जाता है ये एक ढक्कन जैसा होता है, इसी को बोलते हैं एपिग्लोस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोस्टिस, एपिग्लोस्टिस। ठीक है, एपिग्लोस्टिस, इसका नाम क्या है? एपिग्लोस्टिस। अगर ये एपिग्लोस्टिस ठीक से कार्य न करे, ठीक है, ठीक से कार्य न करे तो ये क्या हो जाती है? भोजन के कण श्वास नली में चढ़ जाता है। जैसे जब भोजन हम लोग खाते हैं तो एपिग्लोस्टिस का काम है, जैसे ये दो तरह के होते हैं, ऊपर से है श्वास नली और नीचे से है ग्रास नली, और यहाँ पर भोजन थी एपिग्लोस्टिस होता है। तो जब हम लोग भोजन खाते हैं तो एपिग्लोस्टिस श्वास नली को ढक देती है, और जब सांस लेने लगते हैं तो भोजन के ग्रास नली को ढक देती है, यानी ताकि इससे हवा इधर की ओर प्रवेश न कर सके। तो कभी कभी हम लोग ये भी देखे होंगे कि जब सर्दी हो जाती है, सर्दी में नाक जाम हो जाता है तो व्यक्ति मुंह से सांस ले लेता है। तो रीजन यही है कि श्वास नली इधर से सांस होकर जाता, ठीक है, हवाएं जो थी यह श्वास नली से होते हुए जाता। अब यार जब जाम है ऑलरेडी तो हमको क्या करना होगा? मुंह से सांस लेना होगा। तो श्वास नली से भी सांस चला जाता है, वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। तो सेम कंडीशन यही है। तो एपिग्लोसिस का कार्य है कि समय समय पर श्वास नली को और ग्रास नली को ढककर रखे। जब यहाँ से भोजन इसमें प्रवेश करता है तो इसको बोलते हैं ग्रास नली। इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली, याद रखिएगा। और इस सबसे ग्रास नली का मुख्य बात यह है कि ग्रास नली में संकुचन की प्रक्रिया पाई जाती है। संकुचन का मतलब होता है फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, ग्रास नली में याद रखिएगा संकुचन किसकी प्रक्रिया पाई जाती है? संकुचन की प्रक्रिया पाई जाती है, संकुचन। ठीक है, संकुचन का मतलब होता है फैलना और सिकुड़ना। जैसे ये मेरा ग्रास नली है तो यहाँ से जब भोजन इसमें आएगा तो ये फैल जाएगा, और भोजन इससे जैसे नीचे की ओर जाएगा तो यह सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से फैलते और सिकुड़ते जाता है। ठीक है, इस तरह से आएगा और फैलते सिकुड़ते जाता है। तो फैलने और सिकुड़ने की घटना कोई क्या कहते हैं? संकुचन। और यह संकुचन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? ग्रास नली में पाई जाती है। ग्रास नली का एक मुख्य बात और भी याद रखना है, वही याद रखना है कि ग्रास नली में, ठीक है, भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। 100% याद रख लीजिएगा कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पचना जो होता है वो मुख से ही प्रारंभ होती है और इस तरह से प्रक्रिया से नीचे की ओर आती है। जब यहाँ से भोजन नीचे की ओर इस तरह से आएगा तो आते आते किसमें आ जाता है? अमाशय में। ये कौन सा भाग है? अमाशय। ठीक है, ये कौन सा भाग लिखा हुआ है? अमाशय का भाग लिखा हुआ है। और इसी अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमच कह देते हैं। देखिए जो संरचना बनाया हुआ है, जो फिगर आप लोग को बनाया है, इसका नामकरण पहले करते हैं। ये जो भाग दिखा हुआ है ये है अमाशय, और ये जो भाग दिखा हुआ है ये होता है अग्न्याशय। क्या होता है? अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय होता है। इसके बाद ये इसको देखिएगा तो छोटा सा ये पाया जाता है पित्त। ठीक है, ये क्या पाया जाता है? पित्ताशय। इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय।
इसको क्या कहेंगे? पित्ताशय। और ये जो बड़ा सा फिगर दिखाई देता है इसको बोलते हैं यकृत। इसको क्या कहते हैं? यकृत। यकृत कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि यकृत ये हो गया, ये पित्ताशय हो गया, ये अग्न्याशय हो गया, ये अमाशय हो गया। और यहाँ के बाद ये जो दिखाई देते हैं इसको बोलते हैं छोटी आंत। इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। और इस तरह के जो संरचना दिखाई देते हैं इसको बोलते हैं बड़ी आंत। इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत। तो स्पष्ट रूप से आप लोग दिखेगा, यहाँ जो छोटा सा दिखाई देता है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, इसको क्या कहेंगे? अपेंडिक्स। और ये जो होता है इसको बोलते हैं मल द्वार। इसको क्या कहते हैं? मल द्वार। ठीक है, मल द्वार कहते हैं। तो ये सारी संरचनाओं को हम लोग पढ़ना है धीरे धीरे। हम ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, और छोटे छोटे के कारण सब कुछ देख पाइएगा, स्पष्ट रूप से समझ पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।